आज हम संधारित्रों का श्रेणीक्रम समूहन हेतु तुल्य धारिता का व्यंजक प्राप्त करेंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी अधिक इम्पोर्टेंट है। इसके लिए प्रश्न परीक्षा में, बोर्ड परीक्षा में इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि यदि तीन संधारित्र श्रेणी क्रम में जोड़े गए हो। देखिए, आप पहला संधारित्र C1 है, दूसरा संधारित्र C2 है, तीसरा संधारित्र C3 है। इनको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। एक के बाद एक जोड़े जाने वाला क्रम श्रेणी क्रम समूह कहलाता है। इसके तहत पहले संधारित्र की ये पहली प्लेट A है, ये B है। इसी प्रकार दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट A, दूसरी प्लेट B, तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट A, दूसरी प्लेट B। पहले संधारित्र के पहले प्लेट A को इस प्रकार से धन आवेश से जोड़ दिया जाता है, यानी विद्युत स्रोत से जोड़ दिया जाता है, जिसके कारण संधारित्र पहले संधारित्र के पहले प्लेट पर धन आवेश आच्छादित हो जाता है। चूंकि संधारित्र के सिद्धांत के अनुसार दूसरी प्लेट B अधिकतम न्यूनतम दूरी पर उपस्थित होती है, जिसके कारण इसका आंतरिक तल पर ऋण Q आवेश उपस्थित हो जाता है और बाहरी सतह पर प्लस Q आवेश है ना। यदि इसको प्लस Q आवेश दिया गया तो ये प्लस Q आवेश ही ट्रांसफर होता है दूसरे संधारित्र के पहले प्लेट। इस प्रकार से ये संधारित्र C2 के नज़दीक उसकी दूसरी प्लेट B है, इसके आंतरिक सतह पर ऋण Q आवेश प्रेरित हो जाता है और बाहरी सतह पर प्लस Q आवेश ये तीसरे संधारित्र के पहले प्लेट पर आच्छादित होने लगता है। इसी प्रकार से इस संधारित्र के नज़दीक स्थित दूसरी प्लेट के आंतरिक सतह पर ऋण आवेश प्रेरित होने लगता है और बाहरी सतह पर B प्लेट के उपस्थित धनावेश पृथ्वीकृत होने से तीसरा संधारित्र के धन आवेश जो है पृथ्वी में चला जाता है। इस प्रकार ये संपूर्ण जो व्यवस्था है C1, C2, C3 की, ये संधारित्रों का श्रेणीक्रम समूह कहलाता है। मतलब श्रेणीक्रम समूह की परिभाषा इस प्रकार दे सकते हैं कि जब पहले संधारित्र की पहली प्लेट को धन Q आवेश से जोड़ दिए जाने पर पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट का संबंध दूसरे संधारित्र C2 के पहले प्लेट से कर दिया जाता है और दूसरे संधारित्र का दूसरी प्लेट का संबंध तीसरे संधारित्र के पहले प्लेट से कर दिया जाता है। अंतिम संधारित्र की दूसरी प्लेट का संबंध पृथ्वी से पृथ्वीकृत कर दिया जाता है। इस प्रकार के संवहन को, जिसके तहत C1, C2 और C3 एक के बाद एक जोड़े जाते हैं, इस प्रकार के संवहन को हम संधारित्रों का श्रेणीक्रम समूहन कहते हैं। ठीक है, इसको और भी हम शॉर्टकट देने की दृष्टि से हम ये कह सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक संधारित्र एक के बाद एक इस तरह जोड़े जाए जिससे कि पहले संधारित्र की पहली प्लेट का संबंध धन Q आवेश से हो और अंतिम संधारित्र का अंतिम प्लेट का संबंध पृथ्वी से कर दिया गया हो, इस प्रकार के व्यवस्था को या इस प्रकार के समूह को संधारित्रों का श्रेणीक्रम समूह कहते हैं। अब हम इसके व्यंजक को, यानी कि इसके तुल्य धारिता को प्रूव करने के लिए, जैसे कि यहाँ तुल्य धारिता इसकी 1/C बराबर, यानी कि तुल्य धारिता का युग्म प्रत्येक संधारित्र के धारिताओं के योगफल के बराबर होता है। इस चीज़ को हम प्रूव करने जा रहे हैं। यहाँ पर जो C दिखाई दिया जा रहा है, ये पूरे श्रेणीक्रम समूह की तुल्य धारिता है। C1 जो है ये प्रथम संधारित्र की धारिता है, C2 जो है दूसरे संधारित्र की धारिता है और C3 जो है ये तीसरे संधारित्र की धारिता है। तो अब हम यहाँ इसका डेरिवेशन आगे बढ़ा रहे हैं उपरोक्त चित्र के अनुसार। अब यहाँ पर हमने जो बातें इसके पहले बोली है, आप वीडियो सुनकर इसको अच्छी तरह से नोट कर सकते हैं, वीडियो बार बार सुनकर। ये हम चीज़ यहाँ लिखवाएंगे नहीं, लेकिन हम यहाँ सीधी सी बात कि पहले संधारित्र C1 हेतु है ना, पहले संधारित्र C1 हेतु
यहाँ ध्यान रखना है कि ये जो प्लस क्यू आवेश पहले संधारित्र को दिया गया है, ये प्रत्येक संधारित्र के पहले प्लेट पर धन क्यू आवेश आच्छादित हो जाता है और दूसरे प्लेट पर ऋण क्यू आवेश उपस्थित रहता है। तो इसका मतलब इसमें आवेश का वितरण नहीं होता, बल्कि इसमें विभव का या विभवांतर का वितरण होता है। माना कि पहले संधारित्र के दो प्लेटों के बीच का विभवांतर V1 हो, दूसरे संधारित्र के दो प्लेटों के बीच का विभवांतर V2 हो और तीसरे संधारित्र के दो प्लेटों के बीच का विभवांतर V3 हो। और इस पूरे समूहन का तुल्य विभवांतर यदि V हो, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये तुल्य विभवांतर, ये पर्टिकुलरली पहले संधारित्र के दो प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर है। V2 यहाँ पर दूसरे संधारित्र के दो प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर है और तीसरा V3 बराबर तीसरे संधारित्र के दो प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर है। अब यहाँ पर हमने उपरोक्त चित्र के अनुसार पहले संधारित्र की C1 हेतु धारिता का सूत्र, धारिता C बराबर Q/V के अनुसार, तो धारिता C का ये फार्मूला हमने लगा दिया है। यहाँ पर हम विभवांतर बढ़ रहा है, आप देख रहे हैं कुल विभवांतर कितना है, यहाँ पर V है तुल्य विभवांतर, और ये बढ़ रहा है V1, V2 और V3 के रूप में। इसका एक कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखेंगे कि V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। इस बात को प्रूव करने के लिए यहाँ पर विभव बढ़ता है, इसका विशेष ध्यान रखना। श्रेणीक्रम समूहन में विभव बढ़ता है। यहाँ पर जो V दिया गया है, ये श्रेणीक्रम समूहन का तुल्य विभवांतर है। V1 आपको मालूम है, पहले संधारित्र के विभवांतर, दूसरे के लिए और ये तीसरे के लिए। धारिता C बराबर Q/V के अनुसार यहाँ हम V का मान जरूर निकालें। V बराबर हो जाएगा दिस इज दी फर्स्ट इक्वेशन। धारिता का सिद्धांत है आवेश व विभव दोनों के अनुपात उस चालक की धारिता कहलाती है या उस संधारित्र की धारिता कहलाती। ओके, अब V का मान आ गया है Q/C। ये V क्या है? ये है तुल्य विभवांतर। किसका तुल्य विभवांतर है, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। तो ये विभवांतर है संधारित्र के श्रेणीक्रम समूहन का। इसी तरह C1 हेतु मतलब पहले संधारित्र के लिए हम V1 का मान निकालेंगे, दूसरे संधारित्र के लिए फिर V2 का निकालेंगे, तीसरे संधारित्र के लिए V3 का निकालेंगे। तो C1 हेतु हो जाएगा V1 बराबर Q/C1। क्योंकि आप पहले संधारित्र की धारिता C1 है और C1 हेतु वो निकाला जा रहा है, ये बन जाएगा आपका इक्वेशन नंबर। इसी प्रकार से हम और आगे खींचेंगे तो सिमिलरली कैलकुलेट दी वैल्यू C2 हेतु, इसी तरह C2 हेतु V2 इक्वल हो जाएगा Q/C, इक्वेशन नंबर 5। इसी तरह कैलकुलेट दी वैल्यू ऑफ V3 फॉर C3 है ना, C3 के लिए V3 इक्वल Q/C3। यदि हमारे पास चौथा भी यदि रहता श्रेणीक्रम में तो हम यहाँ C4 हेतु V4 की गणना जरूर करते, लेकिन यहाँ पर 3 ही दिखाए गए हैं। इस तरह से हम यहाँ लिखते हैं, चूँकि हम जानते हैं कि यहाँ जो तुल्य विभवांतर V है ये तीनों संधारित्रों में क्रमशः बटा हुआ है अपने अपने धारिता के अनुपात के अनुसार। तो हम जानते हैं कि V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, क्योंकि यहाँ तुल्य विभवांतर V का बंटवारा हुआ है V1, V2, V3 के योग के रूप में। यहाँ V का मान हम समीकरण नंबर 1 से लिखेंगे Q/C। V1 का वैल्यू जो है हम समीकरण नंबर 2 से लिखेंगे Q/C1 प्लस V2 का मान जो है हम यहाँ पर समीकरण 3 के अनुसार लिखेंगे Q/C2। और इसी तरह V3 का जो मान है हम लिखेंगे समीकरण 4 पर से Q/C3। इस तरह
Q अपॉन C, यहाँ पर आप देखेंगे तीनों पदों में Q उभयनिष्ठ है, इसको हम कॉमन निकाल लेंगे तो रिमेनिंग पार्ट बचेगा इसका 1 अपॉन C1 प्लस यहाँ से Q निकल गया तो यहाँ 1 अपॉन C2 और प्लस यहाँ से Q निकल गया तो 1 अपॉन C2। इस तरह से Q से Q कैंसिल हो गया। कैंसिल का मतलब Q बन जा Q, Q बन जा Q। कैंसिल का मतलब ऐसा नहीं कि समाप्त हो गया, यहाँ पर डिवाइडेशन हुआ है Q का दोनों पक्षों में ऊपर की ओर। यहाँ पर रिमेनिंग पार्ट जो है इसका 1 अपॉन C इक्वल 1 का मल्टीप्लिकेशन इस ब्रैकेट में हो जाएगा, ये आ जाएगा 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 एंड प्लस 1 अपॉन C2। यही वो है जिसकी हमें तलाश थी। हमको किसकी तलाश थी? संधारित्व के समीकरण समूह के लिए तुल्य धारिता का व्यंजक। इसको हम समीकरण नंबर 5 कहते हैं। इस समीकरण 5 के लिए हम इस व्यंजक को और भी आगे बढ़ा सकते हैं। लाइव क्लास में हमने शायद आगे नहीं बढ़ाया, लेकिन हम वीडियो क्लिप भेजने के पहले हम इसको और भी आगे बढ़ाते हुए हल कर सकते हैं, ये दर्शाया जाएगा। तो इसको मिटाने के बाद ये व्यंजक प्रूफ हो गया है। इस व्यंजक के नीचे हम एक चीज लिख सकते हैं, क्या? इसका निष्कर्ष। तो निष्कर्ष मैं यहाँ पर लिखूंगा नहीं, लेकिन वीडियो आप सुनकर है ना जरूर लिखिए, मैं धीरे धीरे बोलता हूँ। समीकरण 5 से स्पष्ट होता है कि संधारित्रों के श्रेणी क्रम समूह में तुल्य धारिता का युग्क्रम, यहाँ पर 1 अपॉन C है, मतलब धारिता का युग्क्रम है, और वो C क्या है? तुल्य धारिता है। तो तुल्य धारिता का युग्क्रम प्रत्येक संधारित्र के युग्क्रम धारिताओं के, यहाँ पर बीच में प्लस चिन्ह है, मतलब योगफल के बराबर होता है। एक बार पुनः स्पष्ट कर दिया जाता है। समीकरण 5 से स्पष्ट होता है कि संधारित्रों के श्रेणीक्रम समूह में तुल्य धारिता का युग्क्रम प्रत्येक संधारित्र के युग्क्रम धारिताओं के योगफल के बराबर होता है। इस व्यंजक को और भी आगे हल किया जा सकता है ना। कभी कभी क्या होता है, एक नंबर के लिए प्रश्न कंफ्यूज करा के आता है, हमारे दिमाग में यही बात बैठी रहती है कि 1 अपॉन से ऐसा लिखा होगा तो ये उत्तर राइट होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं दिखाई देता है। तो फिर कैसा दिखाई देता है? आइए समीकरण 5 को आगे हल करते हैं। समीकरण 5 से 1 अपॉन C, ठीक है, हम इन दो पदों का तिर्यक गुणा कर ले, ठीक है। तो यहाँ C2 बन जाए C2, C1 प्लस C1 एक बन जाए C1। यहाँ पर कितना हो जाएगा? C1 प्लस C2 अपॉन C1 C2। थोड़ा सा ध्यान रखिए, C1 बन जाए C1, पहले ये ले लिया, प्लस C2 बन जाए C2, ये ले लिया, अपॉन C1 मल्टीप्लाई बाई C2। इस प्रकार से 1 अपॉन C3 को हमने फिर लिख दिया। ये लघुत्तम निकालते हुए भी हम कर सकते हैं, लेकिन बायोलॉजी वाले समूह के बच्चे जो है गणित उनका काफ़ी कमजोर होता है, लघुत्तम वैसे उनको आता नहीं है, लघुत्तम से भी आप कर सकते हैं। फिर यहाँ पर हम फिर तिर्यक गुणा करेंगे, ये हो जाएगा C1 C3, देखिए C1 C3 प्लस C2 C3, C2 C3, देखिए, और फिर C1 C2 मल्टीप्लाई बाई 1, ये हो जाएगा C1 C2, और अपॉन हर का गुना हर में करेंगे तो ये C1 C2 C3। इस तरह से 1 अपॉन C हम C1 C2 को एक आदर्श क्रम में लिखते हैं। सबसे पहले C1 C2, फिर C2 C3, और प्लस C1 C3 को C3 C1 हम कर देते हैं। देखिए 1 2 2 3 3 है, मतलब एक चक्रीय क्रम में हमारे पास पद प्राप्त हो चुके हैं, ठीक है। या यदि ऐसा ही रहने दिया तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, अपॉन C1 C2 C3, ठीक है। इस प्रकार से हमारा उद्देश्य तुल्य धारिता निकालना। तो 1 अपॉन C को पलटा देंगे हम, 1 अपॉन C को हम करेंगे C अपॉन 1। C अपॉन 1 का मतलब C होगा, आप इसको हम पलटा देंगे तो ये हो जाएगा C1 C2 C3 अपॉन यहाँ पर आ जाएगा C1 C2 प्लस C2 C3 और प्लस C3 C1, ठीक है। हमारे लाइव क्लास में इस व्यंजक को नहीं निकाला था। हमारे ग्रुप के जो बच्चे हैं इस वीडियो को जरूर देखकर सुनकर नोट्स में इसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये जो समीकरण कहलाएगा ये कंप्लीटली तुल्य धारिता का व्यंजक कहलाएगा। लेकिन हमने जो प्रश्न लिखा था वो प्रश्न हमारा यही एंड हो गया था,
यदि परीक्षा में आपको इस प्रकार से आता है तो यही एंड कर देंगे, इसको आगे करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि परीक्षा में वस्तुनिष्ठ के रूप में यदि प्रश्न पूछ लिया जाए कि उसका व्यंजक सो एंड सो होता है, ये आपको दिखाई नहीं देगा और ये दिखाई देगा। तो अब हमको कन्फ्यूजन नहीं रहा, हम कन्फ्यूज नहीं होंगे, हम अपना एक नंबर निश्चित रूप से नहीं जाने देंगे। इस आशा के साथ ये हमारा जो इस पीरियड का जो उद्देश्य था, इस वीडियो क्लिप का जो उद्देश्य था वो सफल हो जाता है। संधारित्र के श्रेणीक्रम समूह के तुल्य तालिका का। ओके।